अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ अवैस साकी और आप देख रहे हैं स्पीक्स लाउड। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि एज अ कॉम हम बहुत ही शख्सियत परस्त हैं। हम कोई भी अच्छी बात या अच्छा काम हम सिर्फ अपने पसंदीदा शख्स से सुनना चाहते हैं, चाहे वो कोई मौलवी हो, कोई सियासतदान हो, जर्नलिस्ट हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। लेकिन कहते हैं कि अच्छा काम या अच्छी बात आपको कहीं से भी मिले तो आपको ले लेनी चाहिए। आज के टॉपिक की तरफ बात करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की। क्या पाकिस्तान में जमहूरियत एग्जिस्ट करती है, या अगर पाकिस्तान में जमहूरियत फेल हुई तो उसके पीछे क्या रीज़न थी? ऐसी कौन सी वजूहत थी कि हम शुरू से ही 1947 से ही हम असल जमहूरियत की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ा सके? आज तक पाकिस्तान की तारीख के अंदर कोई एक भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया, अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे 3 जर्नलों ने कम से कम 8 साल तक हुकूमत की है, हर किसी ने अलग-अलग। इस बात से तो साबित होता है कि स्टेबिलिटी इज़ पॉसिबल बट नॉट जस्ट फॉर द सिविलियंस। जब सिविलियंस हुकूमत में होंगे तो तब स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। हम चलते हैं इस बात को समझने के लिए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के फेल होने की वजह को समझने के लिए फ्लैशबैक में, और स्टार्ट करते हैं 1947 से। 1947 के अंदर इस खित्ते के अंदर 2 मुल्क आज़ाद हुए और दोनों की ख्वाहिश थी डेमोक्रेटिक स्टेट्स बनने की। लेकिन यहाँ पर इस खित्ते में इससे पहले जमहूरियत नहीं थी। ऐसी क्या वजह है कि एक मुल्क तो कामयाब हो जाता है लेकिन दूसरा मुल्क एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन पाता? 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हमारा जो पहला इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था वो बेस करता था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, जो कि 1935 था, जो कि कॉलोनियल लॉ था और ब्रिटिश के दौरे हुकूमत में ये लिखा गया था। उसी के अंदर कुछ रद्द-बदल करके हमारा पहला इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और पाकिस्तान को अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखते-लिखते 9 साल लग गए। फ़ेब 1956 के अंदर पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। इससे पहले कुछ कोशिशें हुई लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी और 1956 में पाकिस्तान को पहला आइन मिला। जबकि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने अपना पहला आइन 3 साल के अरसे में मुकम्मल किया और जो कि दुनिया की तारीख का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, और पाकिस्तान को यही काम करते 9 साल लगे। इन 9 सालों के अंदर 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी 4 वजूहत थी जिसकी वजह से म्यूचुअल कंसेंसस क्रिएट नहीं हो सका। सबसे पहली वजह ये थी कि जो है वो नेशनल लैंग्वेज क्या होगी। दूसरी वजह ये थी कि सीट्स की एडजस्टमेंट और डिवाइड कैसे किया जाएगा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान। तीसरी वजह ये थी कि आपकी मिनॉरिटीज़ के राइट्स क्या होंगे। और चौथा यहाँ पे ये था कि कौन सी इस्लाम की शक्ल को जो है वो स्टेट रिलीजन का दर्जा दिया जाएगा। जैसे आप सब जानते हैं कि इस्लाम के अंदर कुछ मुख्तलिफ फ़िरके हैं, तो किस फ़िरके को स्टेट रिलीजन करार दिया जाएगा। और इस सारे कंसेंसस क्रिएट ना होने की वजह थी लीडरशिप का फुकदान। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके फाउंडर थे और उनका विजन ये था कि वो अपने विजन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते थे और उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। लेकिन आज़ादी के 1 साल के बाद ही उनकी वफात होगी और फिर कुछ सालों के बाद जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उनको भी असैसिनेट कर दिया गया, जहाँ से बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज शुरू होती हैं और वो कॉन्स्पिरेसीज आज तक चलती आ रही हैं। अब इनकी वफात के बाद बहुत बड़ा लीडरशिप वैक्यूम पैदा हो गया, जिसकी वजह से कोई भी इस लेवल का और इस कद का लीडर नहीं था पाकिस्तान के अंदर जिसके ऊपर सारों का म्यूचुअल कंसेंसस हो सके। और जो मेन पार्टी जिसने पाकिस्तान को आज़ाद करने की जदोजहद की थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो भी पूरी तरीके से इस टाइम पे अपना रोल प्ले नहीं कर सकी और नेशन बिल्डिंग का अपना काम नहीं कर सकी, जो कि बहुत सारी पार्टीज़ करती हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया, अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका को बिल्ड करने के लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने किया। पाकिस्तान के अंदर वो काम मुस्लिम लीग नहीं कर सकी। और इवन 1954 के अंदर जब ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग बुरी तरीके से वो इलेक्शन ना सिर्फ हारती है बल्कि इनका चीफ मिनिस्टर तक भी एक नौजवान से अपनी सीट हार जाता है। अब बात करते हैं कि 1956 के अंदर जब आइन तो बन चुका था और अब पाकिस्तान के पहले इलेक्शन होने थे 1958 के अंदर, यानी कि पाकिस्तान की आज़ादी को 11 साल हो चुके हैं लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक कोई जनरल इलेक्शन नहीं देखे थे। और ये अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ पे सिकंदर मिर्ज़ा को अपनी जो गवर्नरी है वो ख़तरे में महसूस हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पोजीशन
भी बहुत वीक थी, तो उन्होंने पहला मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। आइन को अभी जिसको बने सिर्फ 2 ही साल हुए थे उसको मुअत्तल कर दिया और मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। अब क्योंकि मार्शल लॉ के अंदर जो आपके आर्मी चीफ होते हैं वो वहाँ पे आके अपना इक़्तिदार संभालते हैं, और इसी तरीके से अयूब खान जो है वो पाकिस्तान के पहले जो है वो डिक्टेटर बने। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पहला मार्शल लॉ अयूब खान ने लगाया था, लेकिन ऐसा नहीं है, सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया था, और अयूब खान ने फिर अपने इक़्तिदार में आने के 2 साल के बाद ही सिकंदर मिर्ज़ा को भी उठा के बाहर फेंक दिया। अब ये इक़्तिदार चलता है 11 साल तक। 1969 के अंदर अयूब खान इस्तीफ़ा देते हैं और उस टाइम वो याह्या खान के हवाले इक़्तिदार करते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन 1970 के अंदर होते हैं। आज़ादी के 23 साल के बाद पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन, जबकि उस टाइम तक इंडिया जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था 4 जनरल इलेक्शन देख चुका था। अब 1970 के अंदर इलेक्शंस होते हैं और उसके अंदर आर्मी की पूरी सपोर्ट जो है वो भुट्टो के साथ होती है, और भुट्टो पूरी तरीके से वेस्ट पाकिस्तान जीतते हैं, और यहाँ पर जो शेख मुजीब हैं वो ईस्ट पाकिस्तान जीत जाते हैं। अब यहाँ से आगे क्या होता है आप सब जानते हैं, वो 1971 और उसके बाद जो मामलात होते हैं। 1971 के अंदर जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हो जाता है और बांग्लादेश बन जाता है, तो वेस्ट पाकिस्तान की कमांड संभालते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। यहाँ पे भुट्टो के पास एक बहुत सुनहरा मौका था कि जब आर्मी एक शिकस्त खाई हुई थी और पूरी तरीके से उनके ऊपर एक दाग लग चुका था, तो वो इस टाइम पे आर्मी को सियासत से अलग करके पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखते और पाकिस्तान को जमहूरियत के रास्ते पे डालते, जिसमें भुट्टो पूरी तरीके से नाकाम होते हैं। 1977 के इलेक्शंस के अंदर अगेन फिर वही बात है कि वो भुट्टो तो जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद रिगिंग की कंप्लेंट्स होती हैं, जिसको बहाना बनाकर यहाँ पे जनरल ज़ियाउल हक आके दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मार्शल लॉ लगाते हैं और डिक्टेटर बन के पाकिस्तान के ऑल इन ऑल बन के बैठ जाते हैं। और इसके बाद भी सियासी जोड़ तोड़ चलता रहता है, कभी नवाज शरीफ हुकूमत में आते हैं तो कभी बेनज़ीर, और जितने भी काम हो रहे थे वो आर्मी की मुदाखलत और आर्मी की सपोर्ट के साथ हो रहे थे। यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पे हमारी कोई भी सियासी लीडर अपने बल पर नहीं आता, बल्कि यहाँ पे अवामी उमंगों के मुताबिक भी नहीं आता, वो आर्मी की सपोर्ट से आता है, और आर्मी की सपोर्ट हासिल करने के बाद वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचता है, जिस वजह से यहाँ पे आज तक जमहूरियत हो नहीं सकी। 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत पूरी तरीके से फ्लरिश कर ही नहीं सकी। द फर्स्ट वन के वीक फाउंडेशन, जिस तरह हमने बात की कि शुरू के अंदर जो वाक़यात पेश आए, शुरू से लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो गया और हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बना पाए, तो ये हमारी पहली रीज़न है पाकिस्तान में जमहूरियत के जो है वो बार बार डीरेल होने की। दूसरी रीज़न ये है कि द सोर्स ऑफ पावर, हम यहाँ पे सोर्स ऑफ पावर हमेशा हम इस्टेब्लिशमेंट के पास रही है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर आप अवामी उमंगों के मुताबिक फैसले करते हैं, अवाम के नुमाइंदे आते हैं और उनके पास पावर होती है। लेकिन यहाँ पर हमारा सोर्स ऑफ पावर क्या है? इस्टेब्लिशमेंट। हर सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के पास जाता है, उनका मंजूर नज़र बनता है और मंजूर नज़र बन के इक़्तिदार में आता है, तो पावर हमेशा उनके पास ही रहती है, जिस वजह से आपकी डेमोक्रेसी पूरी तरीके से यहाँ पे पनप ही नहीं रही। और इसमें जो तीसरी रीज़न है वो है हमारी सोसाइटी की नेचर, द नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी अभी तक वही फ्यूडल सिस्टम है। हमारा मशहूर है कि इफ़ यू विन द पंजाब यू कैन विन द पाकिस्तान। पंजाब के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और यहाँ पे वही अभी तक वही फ्यूडल सिस्टम है, तो जो पार्टी पंजाब विन करती है वही पूरा पाकिस्तान विन करती है, जो कि बाकी सूबों के लिए कोई अच्छी वो बात नहीं है और वहाँ पे कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। आज भी हुकूमत आप देख लें, जो 2024 के अंदर भी हुकूमत है, इन सब ने मिलाकर भी कुछ 40 सीटें भी नहीं जीती होंगी, और ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। जब अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी तो उस मुल्क में डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है? ये अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले कैसे कर सकते हैं? तो फिर इनकी आवाज़ें दबाने के लिए आपको फायरवॉल की ज़रूरत ही पड़ती है। इनकी आवाज़ें दबाने के लिए फिर आपको जुल्म और जबर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेमोक्रेसी को लेके आएँ, जिसको अवाम लेके आते हैं, अवाम अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। जब वो अपनी नशिस्तों पर बैठेंगे और उनको फिर पता होगा कि उन्होंने अवाम की अदालत में जवाब देना है, तो फिर वो उसी तरीके से काम करेंगे। जबकि आज सबको पता है कि वो अवाम की अदालत में जवाबदेह नहीं है, वो किसी और को जवाब दें, और अगर वो चाहें तो 20 से 30 सीटों वालों को भी ला के वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं। तो ये एक सैड रियलिटी है पाकिस्तान की जमहूरियत की। होप सो आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं।